वेलकम बैक टू अ जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका जॉब एस्पायरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और इस वाली वीडियो में हम एसएससी जो एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में 14 मई को, उसके जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करेंगे और फुल एनालाइज करेंगे उन प्रश्नों का। इस वाली वीडियो में पार्ट 1 है, ये 10 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 15 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा। और ये फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रहेगा। ये वाला पीडीएफ और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगे। एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम से मैंने ये पीडीएफ लिए हैं वो वाला भी और ये वाला पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं और मैंने उनको लिखा है इसमें, जैसे कि आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाए। और इसकी डिटेल्स भी मैंने इंक्लूड की है, इसी वजह से मैं 10 क्वेश्चन किए हैं मैंने इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 15 होंगे और इसमें 10 का रीज़न इसलिए है क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने सिर्फ ये नहीं बोला है कि ऑप्शन बी राइट, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल डिटेल्स दी है जिससे कि आपको समझ में आए और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम हो उसमें चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें और आपको कुछ एनालाइज मिले किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप कहेंगे तो मैं एमटीएस के कुछ एग्ज़ाम्स के और एनालाइज करा दूंगा, पेपर डिस्कशन कर लेंगे हम। और पुराने प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फेज़ 8 का हुआ था वो हो, तो सारे एनालाइज हम करते रहेंगे और फुल डिटेल्स में इसकी पीडीएफ वगैरह के संग मैं आपको वीडियोज़ और कंटेंट पूरा देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने इस तरह से इंडिकेशन दिया है क्वेश्चन को जिससे कि आपको सब चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है। एक बात और बता देता हूँ, हूबहू क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं किया है क्वेश्चन और ऑप्शन में, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ऐड किस में हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में, जो उसकी व्याख्या है क्वेश्चन की, जो डिटेल्स हैं आंसर की, उसमें एडिक्शन है और कहीं भी कोई एडिशन नहीं। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन यहाँ पुट किया है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा तो आप मैच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन अपने पास मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसी तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में यानी कंट्रोल में सहायक होता है। तो जो अपने पास ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है गैम्बूसिया फिश। इसे मच्छरों के जो है गैम्बूसिया फिश जो है ये मच्छरों के जो नियंत्रण है उसके लिए पाला जाता है, कुआ हो या तालाब में हो। ये जो है मच्छर जो होते हैं उनका लार्वा, जिसमें मच्छर के लार्वा से ही मच्छरों के बच्चे पैदा होते हैं, उसी में उसके अंडे वगैरह होते हैं, उसी से बच्चे पैदा होते हैं, मतलब मच्छर पैदा होते हैं। और तो ये मछली उसके लार्वा को खाती है। कुछ डिटेल्स भी दिखाऊंगा मैं, जैसे ये डिटेल्स है, देखिए गैम्बूसिया की 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अधिकांश प्रजाति मीठे पानी में आवासों में पाई जाती है, मतलब मीठे पानी जो जल होता है उसमें रहती हैं ये। और इसकी 2 प्रजातियाँ जो मुख्यतः हैं जो लार्वा खाती हैं मच्छरों का, ये लिखा है देखो, जो लार्वा खाती हैं, एक है जी एफिनिस और एक है जी हॉलबुर्की। ये 2 टाइप की मछलियाँ हैं, हालांकि हैं तो 40 टाइप की, लेकिन ये जो 2 टाइप की हैं ये वाली मछली उसका मच्छरों का लार्वा खाती हैं, जिससे मच्छर नहीं होते हैं। और इसे मॉस्क्वीटो फिश भी कहते हैं, इसे ही मॉस्क्वीटो फिश कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये मछली आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स लिखी है इसकी, यहाँ पे लिखा है मॉस्क्वीटो फिश कैन ईट, मतलब ईट कर सकती है, खा सकती है मॉस्क्वीटो लार्वा, यानी ये वाली गैम्बूसिया फिश है और इसके मच्छर के लार्वा को खा सकती है। और कितना खा सकती है देखिए, इसका एवरेज भी उन्होंने दिया है, देखिए एज फास्ट एज लार्वा हैच एग्स, यानी मच्छर जितने अंडे पैदा करेगा, एज मैनी एज, जैसे मान लो 100 पर डे, तो उसके बराबर ही ये अंडे उसके खा सकती है। ठीक है, और ये मच्छरों को काबू करेगी मछलियाँ, ये न्यूज़ की हेडलाइंस थी तो मैंने यहाँ पे कवर की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आती है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इनमें से कौन सी चीज़ है जो कम होती चली जाती है। तो जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है, जितनी हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होते चला जाएगा, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। और डिटेल्स देख लेते हैं, देखिए अपने पास डिटेल्स क्या है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है क्योंकि ताप दाब के समानुपाती होता है, यानी जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के एकदम प्रोफेशनल होता है, इन्वर्सली समानुपाती होता है। और ऊंचाई बढ़ने पर पास्कल के अनुसार दाब घट जाता है,
जब हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर कम होता चला जाएगा, इसलिए ताप भी कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के कुछ जो हैं वायुमंडल की कुछ परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल है। ये मैंने क्षोभ मंडल इसलिए लिया है यहाँ पे बिकॉज के जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। ये एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी इसी चैनल पे कभी, तो मैं उसके अभी बता देता हूँ आपको। जैसे वायुमंडल की जो परतें हैं, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बाह्य मंडल। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और उसके बाद तापमान मंडल और फिर बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती हैं पृथ्वी की। यहाँ पे अंतरिक्ष होता है, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। पहले क्षोभ मंडल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, जहाँ सभी मौसम गतिविधि होती है क्षोभ मंडल होता है। चूँकि सूर्य की गर्मी ज़मीन में बनी रहती है, वहाँ की हवा गर्म होती है और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं यह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। ठीक है। यह वह परतें हैं जहाँ ऊंचाई के साथ साथ आप तापमान में परिवर्तन देखेंगे। क्षोभ मंडल में तापमान 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर में प्रत्येक वृद्धि पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। यानी आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर है सेल्सियस वो कम हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे और इसका एक फ़ोटो आएगा। देखिए, ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की कुछ परतें हैं। मैंने इसका फ़ोटो यहाँ पे ऐड ऑन किया है। फिर बता देता हूँ, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे, वहाँ मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो जो गुजरात राज्य है अपना, इसकी जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी है। और कोस्टल लाइन लंबी है इसकी अरब सागर से मैच होती है इसकी, ऐसे यहाँ पे लगभग ये उसका गुजरात का मैप है देखिए, तो यहाँ पे अरब सागर है पूरे एरिया में, इसलिए इसकी कोस्टल लाइन बहुत लंबी है। ठीक है। बाकी डिटेल्स अभी आएंगे आपके सामने, देखते हैं हम। तो ऑप्शन जो अपना बी है गुजरात, इसका सही उत्तर है। जो गुजरात है इसकी जो तटरेखा है सबसे लंबी है। और अगर सबसे कम की बात करूँ मैं तो सबसे कम कोस्टल लाइन किसी है? गोवा की। हालांकि डिटेल मैंने दी है, आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी गई है जिससे कि आपको चीज़ें बाद में रिवाइज करें तो क्लियर हो जाए। तो देखिए, अपने पास ये इन्फॉर्मेशन में गुजरात भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। यह लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा रखता है। यह देश के कुल समुद्र तट का 22% हिस्सा है। ठीक है। और भारत के समुद्री तट वाले राज्य ये हैं अपने पास, जो जिनके पास कोस्टल लाइन है, मतलब ये वो राज्य हैं जिनके पास समुद्री रेखाएं हैं या समुद्र हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा, ये राज्य हैं जिनके पास कोस्टल लाइन है। और सबसे कम देखिए गोवा के पास है 101 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा हमारे इसके पास है 1214, कहीं कहीं ये 1600 मीटर भी लगभग है। तो मैंने दोनों सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की हैं, आप देख सकते हैं। 720 किलोमीटर महाराष्ट्र है। और अगर हम क्रम में देखा जाए तो, अगर मैं क्रम के अनुसार कहूँ तो आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु सेकंड और थर्ड पे हैं। पहले नंबर पे गुजरात है, इसकी कोस्टल लाइन आपको यहाँ दिख भी रही है, पहले नंबर पे है, सबसे छोटा ये है। ठीक है। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है, 101 पूरा सगुन है ये इसका 101 किलोमीटर का। और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप पहले यहाँ देखिए ये अरब सागर है पूरा, ये यहाँ पे लिखा भी है, ये अरब सागर है। देखिए पूरा टच है इसका कोस्टल लाइन, ये सारी एरिया इसकी इससे टच होती है देखिए। ठीक है। और ये इसका कच्छ का रण है, देखिए आप, ये जामनगर, राजकोट, सुरेंद्र नगर, जूनागढ़ और पोरबंदर, कच्छ, ये सारी चीज़ें देखिए गुजरात के ये सारे जो बड़े बड़े शहर जैसे गांधीनगर है, ये कच्छ का रण है। ठीक है। तो ये मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया है मैप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गुजरात अगर इंडियन मैप में यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल कोने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पे गुजरात बिल्कुल भुजाओं के पास गुजरात पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जो हमारी भारत सरकार का जो फसल विकास कार्यक्रम है के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वाणिज्य फसलों का समूह आता है? कौन कौन सी वाणिज्य फसलें कौन सी होती हैं? ये वाणिज्य फसलें होती हैं मतलब नकदी फसलें जिनका जो हम उत्पादन करते हैं, सरकार उत्पादन करती है सिर्फ बेचने के लिए, इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे हमने मान लो चावल बोया, तो हम चावल कुछ हमने धान बेच दिया और कुछ हम अपने घर खाने के लिए रख लेते हैं परिवार अपना, या गेहूँ है, गेहूँ भी ऐसा ही फसल है। लेकिन ये जो फसलें हैं ये उस टाइप की फसलें जो नकदी फसलें कहलाती हैं, इनका सिर्फ बिजनेस के तौर पे ही व्यापारिक फसलें हैं ये, और उसी के लिए होता है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जिनकी खेती या कृषि व्यापारिक क्रियाकलापों हेतु की जाती है।
तो जो अपने पास ऑप्शन बी है, जूट, चाय और कॉफ़ी, हालांकि और भी हैं, मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई है आज, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आप उस ट्रिक को देखना, आपको पसंद आएगी। तो जूट, चाय और कॉफ़ी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नकदी फसलें हैं ये। मसाले इसमें इंक्लूड गलत है ऑप्शन यहाँ पे ये गेहूँ गलत है और यहाँ पे ये मसाले गलत है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ हम चलते हैं। तो अपने पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, भारत की प्रमुख नकदी फसलें, ये एक ही बात है, वाणिज्य फसलें कह दो या नकदी फसलें कह दो। नकदी फसलों को व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है। ये वे फसलें होती हैं जिनकी खेती या कृषि व्यापारिक क्रियाकलापों हेतु की जाती है। ये व्यापारिक फसलें हैं। इसे याद करने की मैं ट्रिक भी अभी बताऊंगा यहाँ पे। गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा यानी कॉफ़ी, तंबाकू और रबड़, ये भारत की मुख्य फसलें हैं जो नकदी फसलें हैं। तो बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की तरफ हम। ये ट्रिक है, ये मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों को, जिससे कि आपको याद हो जाए। नकदी फसलों के नाम याद करने की ये ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, एक बार मैं पेन चेंज कर लूँ, नहीं चलो कोई नहीं। कागज़ की कार में तंबाकू और चाय, ठीक है। तो आप देखेंगे, क से बन जाएगा आपका काफ़ी, ग से बन जाएगा आपका गन्ना और जौ से बन जाएगा आपका जूट, ठीक है। ये के साइलेंट है। इस क से बन जाएगा आपका कॉफ़ी, दो क्या है ना आपके पास, कहवा है और कपास है। और र से बन जाएगा आपके पास रबड़ और तंबाकू है, चाय बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। कागज़ की कार में तंबाकू और चाय, ये ट्रिक बनाई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, भारत के संविधान के अंतर्गत, यानी भारत के संविधान के अंतर्गत कह दो या भारत के संविधान के अंदर परम संप्रभु कौन है। देखिए, ये जो पेपर सेट था, मैंने इसके जीएस के सारे क्वेश्चन देखे हैं, 25 के 25। मैंने स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था सबसे। इसे हम कम शब्दों में या कहें तो ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलो बढ़ते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ऑप्शन जो इसका सी है, भारत की जनता, ये संविधान कहते हैं ना, जनता ही जनार्दन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन जनता में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस क्षेत्र में संप्रभुता लेता है वो सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन बड़ा टॉपिक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी कभी कवर करेंगे तो बताऊँगा भारत के संविधान के अंदर परम संप्रभु कौन है। फिलहाल ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो अपना सी है, भारत की जनता, सही रहेगा। और क्वेश्चन पेपर में भी सही है और क्या बोलते हैं, एसएससी की तरफ से भी यही था आंसर। तो ये डिटेल्स देखते हैं। संप्रभुता राज्य का एक विशेष तत्व है। संप्रभुता राज्य का एक विशेष तत्व है। किसी भी राज्य को राज्य के रूप में परिभाषित होने के लिए ये 4 तत्व की आवश्यकता होती है। किसी भी राज्य को तुम राज्य तभी कह सकते हो जहाँ पे एक निश्चित भूभाग हो और जनसंख्या हो, वहाँ पे सरकार हो, वहाँ पे और संप्रभु हो। संप्रभुता के आधार पर राज्य के पास 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। नंबर 1 होती है आंतरिक संप्रभुता। राज्य के अंदर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे राजनीतिक निर्णय, आर्थिक निर्णय, न्यायिक निर्णय या प्रशासनिक निर्णय, ये सब इनकी स्वतंत्रता होती है। इसे बोलते हैं हम आंतरिक स्वतंत्रता। इसे हम आंतरिक स्वतंत्रता बोलते हैं। और अगर बाह्य स्वतंत्रता की बात, संप्रभुता की बात करें हम, तो वैश्विक क्षेत्र में, जैसे वैश्विक क्षेत्र में या वैश्विक पटल पर विदेशी सरकारों के साथ कोई अहम फैसले लेने की जो स्वतंत्रता होती है वो बाह्य स्वतंत्रता कहलाती है। तो और अगर हम एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं संप्रभुता क्या है। संप्रभुता वह शक्ति है जो राज्य को आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए अधिकार देती है, स्वतंत्रता देती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो डिटेल्स थी इतनी मैंने अपने पास से इंक्लूड की है, हालांकि बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऑप्शन जो सी है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है भौतिक पर्यावरण से नहीं है। ऑप्शन डी है जो गोलार्ध, इसका जो संबंध है वो भौतिक पर्यावरण से नहीं है। और गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के 2 हिस्से होते हैं। गोलार्ध किसे कहते हैं, गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के 2 हिस्से होते हैं जो भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मान लो अपन ये पृथ्वी है, तो ये जो रेखा मैंने खींची है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो ऊपर वाला एरिया हो जाता है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला एरिया हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इस तरह। और उत्तरी गोलार्ध में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। मैंने बोला था ना, भूमध्य रेखा यहाँ थी, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी हो गया, नीचे वाला दक्षिणी हो गया। दक्षिणी गोलार्ध किसी ग्रह का वह आधा भाग होता है, यानी अपनी पृथ्वी का, जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे, विषुवत रेखा यहाँ होती है, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण की ओर और गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ
दक्षिणी ओर होता है। गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ होता है आधा गोला। आम बात है, गोलार्ध गोला का आधा। और हमारा ग्रह अक्षवत 2 भागों में बटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये देखिए, अगर आप यहाँ से कुछ समझ पाएँ तो मैं इसे जूम आउट करता हूँ। जूम आउट की ज़रूरत तो नहीं है, आई थिंक ये वाली जो लाइन है आप देखेंगे, ये बीच वाली, ये इसे कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री कोण होता है यहाँ पे। ये वाली जो रेखा है इसे क्या कहते हैं हम, उत्तरी गोलार्ध, या सॉरी उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। और ये रेखा कौन सी होती है, कर्क रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में आती है। ये वाली जो है पोल बिल्कुल उत्तरी पोल है 90 डिग्री। और ये नीचे वाली जो ये रेखा है कौन सी है, मकर रेखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। ये 66.66 सही 1/2 यानी 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है ये, और ये उत्तर में 66.5 दोनों सेम होता है। और 23 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, किसकी तरफ, कर्क रेखा जो है उत्तर की, उसकी तरफ, उत्तरी गोलार्ध के साइड में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह ही लेके आऊँगा जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। इस तरह का ही क्वेश्चन था, मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है सिर्फ दिखाने के लिए। आप कहेंगे तो मैं इस तरह क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम करके ले आऊँगा, कटिंग करके क्वेश्चन की। मैंने सेम लिखा है, देखिए, ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है। ठोस में तरल के विलयन का उदाहरण क्या है, मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन मैंने एज इट इज़ ही उठाए हैं। तो ऑप्शन जो ए है, जेली। जेली जो है ठोस में तरल के विलयन का एक उदाहरण है। और भी उदाहरण मैं बताऊँगा अभी, जैसे पनीर है, मक्खन है, पनीर मक्खन, ये इसी की तो ऐसी तो जेली है, ये उदाहरण है इसके, ठोस में तरल के जो उदाहरण है, इस तरह के उदाहरण है। ये तरल का विलयन होता है इनके अंदर, ऐसे आप कह सकते हैं। विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामंगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विलयन कहते हैं। जब कोई द्रव किसी ठोस में मिलाया जाता है, जब कोई द्रव किसी ठोस में मिलाया जाता है तो कोलाइड विलयन बनता है। इस कोलाइड विलयन को ही जेल कहते हैं। उदाहरण जेली हो गया, पनीर, दही, मक्खन, ये इसके उदाहरण हैं। इसके ठोस में तरल के विलयन के उदाहरण ये जेली, पनीर, दही और मक्खन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र या वाद्य बजाते थे। तो आप देखें, यहाँ शहनाई वादक लिखा भी है, फोटो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की है। ये शहनाई वादक थे। और ये जो ऑप्शन है अपने पास बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, शहनाई वादक। फोटो भी आप देख रहे हैं। प्रख्यात शहनाई वादक, इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला है। ठीक है, तीसरे भारतीय संगीतकार थे इन्हें ये भारत रत्न मिला था। अच्छा, एक संगीतकार और हैं, अगर आपने नाम सुना हो, नाम तो सुना ही सब, लता मंगेशकर जी को भी तो मिला है, संगीतकार ही तो हैं वो भी, उन्हें भी तो भारत रत्न मिला हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये फोटो आपने देख ही ली उनकी। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भौतिक पर्यावरण से नहीं है। तो जो अपने पास ऑप्शन ए है, चित्ती पड़ना, इसका संबंध भौतिक पर्यावरण से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ डिटेल्स हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, गटेशन होता है चित्ती पड़ना, एक क्रिया होती है ये, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे तरल रूप में जल छोड़ते हैं। जिसके द्वारा पौधे तरल रूप में जल छोड़ते हैं उसे गटेशन कहते हैं। गटेशन में तरल रूप में जल छोड़ने की प्रक्रिया पत्तियों के क्षतिग्रस्त किनारों पे घटित होती है। देखिए पत्तियाँ देखिए किस तरह की हो रही हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम गटेशन प्रक्रिया कह सकते हैं। और यदि पौधा तरल रूप के बजाय जल के रूप में, जलवाष्प में जल छोड़े तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और अंडर वाटरिंग क्या होता है, जब पौधे को हेल्दी रहने व अच्छे से ग्रो करने के लिए एक जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिल पाता। मतलब पौधे को जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी नहीं मिल पाता है तो पौधा सूखने लगता है। जिसे हम पौधे की अंडर वाटरिंग या पानी की कमी कह सकते हैं। अंडर वाटरिंग या पानी की कमी कहते हैं। ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास ये। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से है ये, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फिर से देखना है तो देख सकते हैं, इससे मैं दिखा सकता हूँ वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। यदि पौधा तरल रूप के बजाय जलवाष्प में जल छोड़ते हैं ना, तो ये वाष्पोत्सर्जन घटना कहलाती है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे तरल रूप में जल छोड़ते हैं। ठीक है, तो उस घटना को हम क्या कह सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों तरह की होती है। कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों तरह की होती है। तो ऑप्शन जो सी है अपने पास, रोम या रोम, ये इसे राम मत पढ़ना, ये रैम है। तो जो ऑप्शन सी है रोम, ROM, ये स्थायी और स्थिर दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। इसी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे सबमिट की है आपको दिखाने के लिए। देखिए
किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। हालांकि भाई ये भी बड़ा टॉपिक है, इसके डिफरेंस भी बताना पड़ेगा, रैम क्या है, रोम क्या है और ये कैच क्या है। तो लेकिन अभी तो मैं चूँकि इतना चीज़ तो नहीं बता सकता, आप भी जानते हैं टॉपिक वाइज तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी। तो लेकिन मैं इतनी चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। मेमोरी में जो कमांड्स होते हैं वो ही कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि जो मेमोरी लगी हुई आती है रोम, भाई जो रोम होती है उसमें कमांड्स ऑलरेडी होते हैं, इसी वजह से वह सुचारू रूप से काम कर पाती है और हमें इच्छा के अनुरूप रिजल्ट देती है या परिणाम देती है। मेमोरी दो प्रकार की है, रैम और रोम, परंतु दोनों के फंक्शन, बनावट और इफ़िशियंसी अलग होती है। इन दोनों की इफ़िशियंसी अलग होती है। देखिए ये कंप्यूटर मेमोरी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर के एक सॉफ्ट स्टोरेज स्पेस के जैसा है जहाँ पर डाटा को प्रोसेस किया जाता है, डाटा प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे छोटे भागों में बांटकर स्टोर किया जाता है जिसे सेल कहते हैं। मेमोरी किस टाइप की, देखो कैच मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ रैम और रोम की, तो कैसे हम बता सकते हैं। देखिए रैम जो होता है ना, कंप्यूटर में एक अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी रैम होती है, जिसमें उपस्थित सभी डेटा या इन्फॉर्मेशन तब तक ही रहते हैं जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। किसमें, रैम में। तभी डाटा हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो तभी तक रहेगी जब तक कंप्यूटर ऑन है। अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाती है। यही कारण है इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें रैम की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर रोम की बात करें हम, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और ओ एम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो आप सब नाम से ही समझ रहे होंगे, रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से आपको पता भी चल रहा होगा, यानी सिर्फ ये मेमोरी को रीड करती है। इसमें भी कमांड्स पहले से ही पड़े रहते हैं। इसमें कंप्यूटर या मोबाइल एक ही बात है, देखो मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। तो अगर मैं कंप्यूटर ना बोल के मोबाइल बोल दूँ या मोबाइल ना बोल के कंप्यूटर बोलूँ तो एक ही बात है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट करने के सारे प्रोग्राम्स पहले से ही फिक्स होते हैं, किसमें, रोम में। इसी कारण से या यही कारण है मोबाइल या कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो सारे इंफॉर्मेशन और डेटा डिलीट नहीं होते रोम में। ये दोनों की डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट ये थोड़ा मेजर था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको जो बच रहे हुए 15 क्वेश्चन है वो कवर करा दूंगा। उसके बाद आप कहेंगे तो जीएस के और भी क्वेश्चन, मैं और भी क्वेश्चन सेट लेके आऊँगा, उसमें से कराते चलूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।